तो तीनों तरीके से जनरली एनसीईआरटी वगैरह इसी को यूज करता है, ठीक है। तो पहले तो समझो ये होता क्या है। तो आप जब यूनियन लेते हैं तो यूनियन वाले में, मतलब मान लो कि दो सेट का यूनियन लो, ए यूनियन बी, ठीक है। फिर उसमें से वो एलिमेंट हटा दो जो कॉमन है ना। इन शॉर्ट इसको ऐसे बोला जाता है। सर एक बार और बताना, आवाज नहीं आ रही थी पहले। हाँ देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस को डिनोट किया जाता है इससे, है ना, या फिर इससे या फिर इससे, है ना। हम लोग जनरली ये यूज करते हैं, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का होता क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, मतलब ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ध्यान में रखना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना, ये ध्यान में रखना, है ना। मतलब क्या होता है समझोगे तो थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो। देखो मान लो ऐसे दो सेट है ए और बी, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो भी ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये पूरा टर्म आएगा, है ना, ए यूनियन बी। उसमें से जो कॉमन वाला पोर्शन है, ये वाला, सॉरी, जो कॉमन है आपका ए और बी का, ये वाला जो पोर्शन कॉमन है, उस कॉमन वाले पोर्शन को हम इसमें से हटा देते हैं, है ना, इसमें से हटा देते हैं। क्लियर। तो अब तुम खुद सोचो कि तो बच क्या जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन, यही बचेगा। ये कैसा पोर्शन है, तो सेट ए में से हम जो बी का एलिमेंट था वो माइनस कर देंगे, तो बस इतना इतना मिल जाएगा। देखो ये जो ग्रीन दिख रहा है, इतना इतना मिल जाएगा। तो सेट ए में से बी को माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। फिर ये वाला कैसे आएगा, बस इतना कि पूरे सेट बी में से जो ए में कॉमन है उसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो बस आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, है ना। सिमेट्रिक डिफरेंस अगर पूछ रहा है तो दो सेट्स का, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखना कि सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट का मतलब होता है उसके यूनियन में से, है ना, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ऑपरेशन नंबर 4, है ना। फिर अगर आपको ऑपरेशन नंबर 5 पूछा जाए, तो ऑपरेशन नंबर 5 में है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। अच्छा चलो, इस पर अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो एक प्रॉब्लम भी आप लोग ले सकते हैं ना। चलो एक एग्जांपल भी बता ही देता हूँ साथ के साथ। देखो कि जैसे मान लो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक सेट बी है सॉरी, जिसमें एलिमेंट है 3 4 5, ठीक है। तो आपको बोला गया कि फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर बीच में ऐसे ट्रायंगल टाइप दिखे तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया, है ना। ये अगर बीच में माइनस है तब तो इसको बोलते हैं डिफरेंस, है ना, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना तो आपको सिखा चुका हूं। सिमेट्रिक डिफरेंस में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, मतलब ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इस दोनों का हम ले लेते हैं यूनियन, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा समझो। तो पहले तो मुझे ए डिफरेंस बी निकालना पड़ेगा। अब ए डिफरेंस बी निकालना तो सिखा चुका हूं बच्चे, कैसे निकालते हैं बताओ। ए डिफरेंस बी में हम क्या करते हैं, ए का एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन उसमें से बी में जो कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि बी डिफरेंस हो रहा, अभी तो बताया था। तो देख लो ए में क्या है 1 2 3, लेकिन जो 3 है वो बी में प्रेजेंट है, तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे 1 कॉमा 2। तो ये तो हो गया आपका ए डिफरेंस, मतलब ए माइनस बी हो गया। फिर इसका यूनियन लेना है किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। तो बी माइनस ए में हम बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन वो एलिमेंट्स क्या होगा, डिलीट हो जाएगा जो ए के साथ कॉमन है।
तो ए के साथ 3 कॉमन है, तो बच क्या जाएगा 4 और 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 4,5। क्लियर? हाँ, वेरी गुड नैन्सी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, यू कैन सी हमको इस दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या करता है, कुछ नहीं, दो सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिख दो बस। तो यही आ गया फाइनल आंसर आपका, क्या 1 2 4 5, मतलब इस दोनों सेट का डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ये है ना। अब चाहो तो ऐसे जो मैं ये डिफिनीशन जो बताया हूं ये वाली, इससे करते तो इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं। कैसे, देखो शॉर्ट ट्रिक समझो, एक लाइन में कैसे लिखेंगे इसको। मतलब एक तो तरीका ये है कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, है ना, जो ये वाली। दूसरा मैंने क्या बोला था कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो ये ए है, ये बी है, तो जब आप ए यूनियन बी लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4 5, ऐसे ही लिखोगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। लेकिन इसमें से क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस है तो वो एलिमेंट डिलीट कर देंगे जो दोनों में कॉमन। अब दोनों में कॉमन कौन है, 3 है, तो 3 वाला हटा दिया, तो बस यही आंसर हो गया लो, है ना। तो यहां से एक लाइन में आंसर आ गया, यही समझ में आएगा। ओके ऑलराइट, तो कुछ बच्चे ने आंसर किया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है बच्चों, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का क्या सिग्निफिकेंस है समझे। तो जैसे मान लो आपके पास कोई सेट है, ए है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है बच्चा मान लो 1 2 0 -1, ऐसे 4 एलिमेंट है, ठीक है। और इसके कोरोस्पोंडिंग जो यूनिवर्सल सेट है वो दे रखा है। यूनिवर्सल सेट लाइक आपको ऐसे दे रखा है -1 0 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट है। आपसे पूछा गया कि ए का कंप्लीमेंट बताओ, तो कंप्लीमेंट को पहले डिनोट कैसे करते हैं, तो ए डैश से, या कोई कोई बुक ए बार भी बोलता है, ए के ऊपर ऐसे ए बार इसको बोलते हैं, या कोई बुक इसको ए पर ऐसे अपर सफिक्स सी देते हैं, स्मॉल सी, है ना। तो तीनों सिंबल यूज हो सकते हैं, है ना। हम तो यूज करेंगे ये वाली। हाँ, तो आपको क्या बताना है, ए डैश, ए डैश का मतलब क्या हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए पे डैश लग गया मतलब ए का कंप्लीमेंट बताना। कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है, सिंपल सा लैंग्वेज में समझो, कि जो एलिमेंट्स ए के हैं, है ना, उसको यूनिवर्सल सेट से डिलीट कर दो, बच जाएंगे वही आपके कंप्लीमेंट हो जाएंगे। मतलब क्या कि जो भी यूनिवर्सल सेट है यू, उसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को डिलीट कर दो, मतलब सबट्रैक्ट कर दो। तो अब क्या हो जाएगा समझो, यूनिवर्सल सेट में क्या था, -1 0 1 2 3 5 तक है, -1 से 5 तक है। इसमें से ये 4 एलिमेंट ए में प्रेजेंट है ना। तो जो ए में प्रेजेंट है वो कंप्लीमेंट में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम -1 0 1 2 को बाहर कर देंगे, तो इतने एलिमेंट तो बाहर हो गए, बच क्या गए 3 4 5, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। वेरी गुड नैन्सी, कंचन, गुड, जतिन, वेरी गुड, है ना। तो समझ में आ गया बच्चों कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है ना। अच्छा, इसमें एक दो नोट्स है जो कि ध्यान में रखना, कि अगर आप कंप्लीमेंट का फिर से दोबारा कंप्लीमेंट करोगे तो वो सेट ही मिल जाएगा। आप पूछोगे कैसे, खुद सोचो ना। जैसे ए कंप्लीमेंट ए सेट ये है,
ए कॉम्प्लीमेंट किया, ये आया। अब फिर से जो ये आया ना 3 4 5, इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, 3 4 5 डिलीट हो जाएगा, बाकी वाला लिख लेंगे। बाकी क्या है, सेट ए ही तो है, ये वाला, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और दूसरा ये भी ध्यान में रखना कि जो ए डैश होता है वो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करने से आता है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट है 6, डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। सॉरी, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, बहुत सिंपल है। कोई भी दो सेट ए एंड बी को डिसजॉइंट बोलेंगे, है ना। टू सेट्स, है ना, है कि नहीं? ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना है इसको। हो गया? चलिए, तो कोई भी टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। इसके सारे डिफिनेशन आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ जाए। क्या आ जाए भाई? नल सेट आ जाए, बस हो गया। मतलब ऐसे दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं सेट ए है ए बी सी, ठीक है, और सेट बी है 1 2 3, ठीक है। मैं बोला बताओ बच्चे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं, यू कैन सी इजिली कि ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, हेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, है कि नहीं? क्लियर हुआ? तो डिसजॉइंट सेट क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, जब उन दोनों सेट्स के बीच में, दो सेट डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे जब उन दोनों सेट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं, दैट्स इट। तो इसको लिखें, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे बात करेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेन डायग्राम के हेल्प से हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को इजीली कर देंगे विदाउट पेन चलाए, अभी आज देखेंगे भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, वेन डायग्राम में ज्यादा कुछ मत समझो, ये एक रिलेशनशिप को डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसके रिलेशनशिप को, तो कोई भी दो सेट के बीच में जो रिलेशनशिप है, जैसे मान लो कि एक सेट ए है और एक सेट बी है, अब इस दोनों का यूनियन को मुझे दिखाना है, तो हम वेन डायग्राम से दिखा सकते हैं। इस दोनों सेट के बीच का इंटरसेक्शन को दिखा सकते हैं, ए माइनस इसके डिफरेंस को दिखा सकते हैं। तो दो सेट्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप्स है ना, उसको पिक्टोरियल व्यू में, है ना, पिक्चर के व्यू में दिखाना, वही है वेन डायग्राम। बस आप इतना सोचो, ठीक है। अच्छा, वेन डायग्राम में क्या क्या पॉइंट्स है जो कि अपने को, है ना, ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, तो वेन डायग्राम क्या है, समझ गया, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है कोई भी दो सेट्स के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो इस डायग्राम में एक होता है रेक्टेंगल। सबसे पहला देखो, हम लोग जनरली रेक्टेंगल और स्क्वायर सॉरी सर्कल का यूज करते हैं, है ना। तो जो रेक्टेंगल है वो यूज होता है यूनिवर्सल सेट के लिए, है ना?
मतलब अगर आपको यूनिवर्सल सेट को दिखाना है तो आप किसका, रेक्टेंगल का यूज करेंगे। फिर एक होता है आपका सर्कल। तो जो सर्कल होता है बच्चे, तो जो सर्कल होता है वो रेक्टेंगल के अंदर होता है। मतलब बेसिकली जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है उसको हम सर्कल से दिखाते हैं। तो ये क्या है, सर्कल क्या है, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो समझ में आ गया कि जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम रेक्टेंगल से दिखाएंगे, और जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है उसको हम सर्कल से दिखाएंगे। बस हो गया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट एक और जान लो कि जो भी सेट्स के एलिमेंट होंगे, जैसे मैंने बोल दिया कि ए और बी दो सेट है जो कि यूनिवर्सल सेट यू से आया है। मतलब ये दोनों ए सेट और बी सेट इस यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट, ठीक है। तो ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, बी में भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो इसके एलिमेंट्स को कहाँ दिखाते हैं, तो इसको एलिमेंट्स को हम लोग सर्कल में ही दिखाते हैं, क्योंकि सर्कल से ही सबसेट को रिप्रेजेंट करना है। तो उसी के अंदर हम दिखाते हैं जो जो ए में एलिमेंट्स होगा, जो जो बी में होगा, और जो बच जाएगा वो रेक्टेंगल में चला जाएगा, है ना। तो चाहो तो लिख लो कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, मतलब जो सेट का एलिमेंट्स होगा, यूनिवर्सल सेट का नहीं, इसका। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन रेस्पेक्टिव सर्कल। मतलब जो जिस सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हम उसके एलिमेंट्स को लिख देंगे, बस। तो बस इतना हो गया। अब पहले समझ लेते हैं, है ना, क्या। तब तुम सॉरी, तुम सोच रहे हो कि सर क्या इतने देर से बता रहे हो, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाओ। तो अब थोड़ा सा एक अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं, देखेंगे कि जैसे मान लो ये हो गया आपका बच्चे रेक्टेंगल, ठीक है। तो रेक्टेंगल से मैंने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। तो ये आपके लिए हो गया यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। फिर जो भी इसके सबसेट होंगे उसको हम किससे दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे सर्कल से। तो लेट सपोज इसके दो सबसेट है, एक ई है, सॉरी एक ए है और दूसरा बी, ठीक है। ठीक है, ऐसे। तो ये मान लिया सेट ए है और ये वाला सर्कल सेट बी है, ठीक है। अच्छा, अब सेट ए में तीन एलिमेंट है। मान लो कि हमको इसको सेट ए में 1 2 3, सेट बी में है आपका 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मुझे ये जो दिख रहा है ना आपके सामने, ये सेट ए, सेट बी और यूनिवर्सल सेट, इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना। तो कैसे करेंगे, वही आपको इस राइट साइड में दिखा रहा। तो अब हमने क्या बोला, यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल ले लेंगे और जो बाकी सेट होंगे उसके लिए हम लोग सर्कल ले लेंगे। तो ले लिया। फिर क्या करेंगे कि पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉमन एलिमेंट से। मतलब जैसे ये दोनों ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स होगा वो कौन होगा, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है बच्चे। तो आपको दिख रहा होगा सेट ए में 3 है और सेट बी में भी 3 है, तो ये तो कॉमन है। तो ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पे 3 लिखेंगे। फिर अब सेट ए में 1 2 3 तीन एलिमेंट थे, तो 3 तो आ गया। अब 1 यहां लिख दो और 2 कहीं इधर लिख दो। तो आप देख रहे हो सेट ए में 3 एलिमेंट हो गए, 1 2 3। मैंने क्या बोला, हमेशा स्टार्ट करो कॉमन पार्ट से। उससे क्या होगा ना, आपको काफी इजीनेस दिखेगा, है ना। आपको फिर ये सोचने की जरूरत नहीं होगा। जैसे मान लो कि अगर आप ए से स्टार्ट करते तो क्या करते, कोई बच्चा 3 को यहां रख देता तो गलत हो जाता ना।
है कि नहीं। तो हमेशा कॉमन से स्टार्ट करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो हमने पहले जो कॉमन था दोनों में वहीं से स्टार्ट किया, तो 3 यहाँ आ गया, फिर जो बच गए 1 2 उसको इधर लिख दिया। सिमिलरली बी में 3 4 5 है, तो 3 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, बच गया 4 और 5, तो उसको यहाँ लिख दे। ठीक है, चलो तो ए में 1 2 3 आ गया, बी में 3 4 5, काम खत्म, ए और बी का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट में तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देख रहे हो कि ये जो दो सर्कल, ये तो रेक्टेंगल के अंदर ही है, तो 1 से 5 तो रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन अभी भी ये 3 एलिमेंट बच गए, तो इस तीनों को कहाँ लिखेंगे? तो सर्कल में तो आएगा नहीं, क्योंकि वो सर्कल का एलिमेंट तो है नहीं, मतलब सेट का एलिमेंट तो है नहीं, तो वो आएगा रेक्टेंगल में। तो इस 6 7 8 को आप सर्कल के बाहर कहीं भी लिख सकते हैं, है ना, कहीं भी, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, सर्कल के बाहर, लेकिन रहना चाहिए रेक्टेंगल के अंदर। तो ये हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब अगर इसी में आपको यूनियन इंटरसेक्शन दिखाऊं तो कुछ ऐसे होता है, देखो कि ये समझ में आया ना सभी को, इसमें काफी इजी है, और तो कुछ है नहीं। वेन डायग्राम में कैसे चीजों का, वेन डायग्राम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज ये न्यूमेरिकल्स को काफी हद तक इजीनेस करता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे, जो खासकर वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसमें। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। मान लो इसमें है 2 सर्कल, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये 2 सर्कल आ गए आपके पास, ये मान लो यू है यूनिवर्सल सेट, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब आपको इसमें दिखाना है कि ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट। तो ये जो डैशेज लाइन है ये आपको बताता है ए यूनियन बी, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको सिर्फ इंटरसेक्शन बताना है वेन डायग्राम से, है ना, वेन डायग्राम से अगर आपको सिर्फ इंटरसेक्शन को शो करना है तो कैसे करेंगे? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए है, सेट बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों का कॉमन एरिया, तो यही तो है कॉमन एरिया। ये हो गया बच्चा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है कि नहीं। चलो एक डिफरेंस लास्ट, वैसे आप खुद कर सकते हैं, है ना, इस पर टाइम वेस्ट करने की उतनी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक लास्ट बता देता हूँ, बाकी आप खुद वेन डायग्राम बना सकते हैं। बाकी अभी न्यूमेरिकल्स तो करेंगे लास्ट में, तो अभी के लिए बस आप इतना देखो, है ना। जैसे मान लो आपको a माइनस बी दिखाना है ना, a माइनस बी को शो करना है, तो सेट a सेट b। a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि सेट a के सारे एलिमेंट, तो सेट a के सारे एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा सर्कल, लेकिन माइनस बी हो रहा है, मतलब जो b के साथ कॉमन है वो नहीं आना चाहिए, तो b के साथ कॉमन वाला पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, डिलीट, ये सब डिलीट हो जाएगा, जो भी, सॉरी, जो कॉमन एरिया था उसको हम लोग डिलीट कर देंगे। अब बस ये जो डैशेस दिख रहा है ना, ये पूरा कॉमन एरिया को नहीं करना है, क्योंकि मुझे a माइनस बी को दिखाना है, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका a माइनस बी, ठीक है। अगर b माइनस a को दिखाना होता तब क्या होता, तो ये वाला एरिया होता, बस इतना, है ना, मतलब इसमें सिर्फ b के एलिमेंट है, a के एलिमेंट नहीं। क्लियर हुआ? तो ऐसे हम वेन डायग्राम्स को शो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई भी कॉमन नहीं है तो कैसे दिखाएंगे? मान लो ए और डिसजॉइंट सेट है, तो अलग अलग बना देंगे सर्कल, एक सर्कल यहाँ बना देंगे, एक सर्कल यहाँ, एक एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे, बी के यहाँ, यूनिवर्सल सेट यहाँ। ऐसा नहीं कि हमेशा ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप कब करेंगे? जब दोनों में कुछ कॉमन है, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट का आपका रिप्रेजेंटेशन, लगभग सभी में बता ही दिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और डिसजॉइंट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स मूव
है ना। अब बात करते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज की, जो भी ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, लॉज बोल दो या प्रॉपर्टीज बोलो। तो नेक्स्ट आर्टिकल में वी विल डिस्कस लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ठीक है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, या इसी को प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ, सबसे फर्स्ट लॉ है कि जो भी यूनियन ऑफ टू सेट्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है बच्चे, कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहला लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब समझते हो ना? कम्यूटेटिव लॉ ऐसा नहीं सिर्फ सेट ही फॉलो करता है, आपको पता होना चाहिए एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे? तो देखो, जब आप 2+3 को ऐड करोगे तो क्या आता है? 5, और 3+2 को भी ऐड करोगे तो 5 ही आएगा। तो जो दो नंबर का एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं? लेकिन डिफरेंस नहीं करता है। दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस करोगे तो क्या होगा? जैसे 2 - 3 करोगे तो -1 आएगा, लेकिन 3 - 2 करोगे तो वो तो 1 आ जाएगा, तो अलग अलग हो गया। तो ये डिफरेंस नहीं फॉलो करता लेकिन एडिशन करता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि अगर हम प्लेस चेंज करें तो फिर भी रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ को कौन कौन फॉलो करता है? तो आपका यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों फॉलो करता है ना। मतलब इसमें फर्स्ट कि ए यूनियन बी निकालो बच्चा, या फिर बी यूनियन ए निकालो, दोनों इक्वल ही आएंगे। अरे ए सेट का बी से यूनियन ले लो या बी सेट का ए से ले लो, बात तो एक ही है ना। दूसरा कि ये इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी निकालो या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकालो। अरे ए बी में कॉमन करो या बी ए में कॉमन करो, आएंगे तो वही ना, है ना। यू कैन सेल्फ वेरीफाई, ये ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है, हाँ। चलिए, कोई डाउट आ रहा है तो स्टिल यू कैन आस्क, है ना, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ दूसरा दूसरा लॉ है कम्यूटेटिव के बाद हम बात करेंगे एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है आपको पढ़े भी होइएगा, है ना। कि जैसे मान लो मुझे ऐसे करना है 2+3+5, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो जो पहले ब्रैकेट में उसको हम, है ना, बोर्ड में स्कूल पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 और 2 10 आएगा इसका आंसर। अब मैं बोलूं कि यहां नहीं ब्रैकेट लगा के तुम यहां लगा दो ब्रैकेट और 5 को अलग कर दो, फिर भी सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 10 ही आएगा। दैट मीन जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, और सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन भी करता है। जैसे तुम ऐसे करो 2 × 3 × 5 निकालो या 2 × 3 × 5 निकालो, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा, है ना। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएट होना। तो एसोसिएटिव लॉ ये हो गया, है ना। तो एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है, कौन सा? आपका यूनियन और इंटरसेक्शन भी करता है ना। यूनियन को तुम एज गुड बस याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, यूनियन का मतलब और का मतलब एज गुड एज एडिशन समझ सकते हो, और एंड का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब एंड, जो दोनों में हो, तो एज गुड एज मल्टीप्लिकेशन समझ सकते हो, बस याद रखने के लिए। तो पहला कि अगर मैं निकालू ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, ये बराबर होता है, पहले आप इस दोनों का यूनियन ले लो और फिर जो आया उसका सी से लो, एक ही रिजल्ट आएगा बच्चे, यू कैन सेल्फ वेरीफाई। दूसरा इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है। जैसे मान लो 3 सेट है और इस टाइप से कि पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाला, फिर जो रिजल्ट आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लो, या फिर आप ऐसे कर लो कि पहले ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो, फिर जो रिजल्ट आया उसका सी के साथ लो।
क्लियर? तो दोनों, तो क्या अभी तक क्या लॉज में क्या है, दो लॉज पर है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। दोनों लॉ यूनियन और इंटरसेक्शन फॉलो करते हैं, है ना, डिफरेंस नहीं करता। वहां भी बताया था a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होते हैं, इसलिए बस ये दोनों ही करता है। चलिए तीसरा लॉ की बात करें बच्चे, है ना, लॉ नंबर 3। इसमें बात कर लेते हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव हो गया, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूनियन का क्या बोलता है समझो। फर्स्ट पॉइंट कि अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा ना कि मिक्सअप वाले सिनारियो होगा। मिक्सअप का कहने का मतलब यूनियन इंटरसेक्शन दोनों आएगा, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मान लो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है आपके पास, क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? आप ए का यू बी के साथ यूनियन ले लो, क्योंकि पहले यूनियन है, तो ए का बी के साथ यूनियन ले लो। फिर ए का सी के साथ भी यूनियन ले लो, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है इसलिए, तो ए का सी के साथ भी हम यूनियन ले लेंगे। ठीक है, और जो बीच में सिंबल वही आएगा जो यहाँ, तो यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया कि बाहर में अगर कोई सेट है और अंदर में ऐसे दो सेट है और ऐसे ऑपरेशन हो रहा है, इधर यूनियन इधर इंटरसेक्शन, तो पहले ए का इसके साथ यूनियन, अगर यहाँ यूनियन है तो फिर ए का सी के साथ, दोनों लिख दिया, फिर इन दोनों के बीच में क्या आएगा कि जो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा ये इसका यूज कब होगा, जब कुछ प्रूफ करने वाले चीज होते वहां होता है, तो है ना, जैसे बोर्ड्स वगैरह एग्जाम तक, है ना, या फिर ऐसे ऑप्शंस में दे देगा आपको कि बताओ दिस विल इक्वल टू, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, इस टाइप में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉ कि अभी क्या है, यूनियन बाहर था, अब मान लो कि इंटरसेक्शन बाहर आ गया, ए इंटरसेक्शन, है ना, और यूनियन अंदर चला जाए, है ना, बी यूनियन सी, तो देखो कैसे करेंगे, वही कंसेप्ट लगाना। पहले ए का हम क्या करेंगे, बी के साथ, इन बाहर में क्या इंटरसेक्शन है, तो पहले इंटरसेक्शन ले लेंगे। फिर ए का हम क्या करेंगे, सी के साथ, बाहर में क्या है बच्चे, इंटरसेक्शन है, तो यहां भी हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। फिर बीच में क्या आएगा, जो यहाँ है, तो यूनियन है, तो यूनियन आ गया। डन, सो इजिली है कि नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गया, एंड नाउ इट्स इंपॉर्टेंट जो चौथा है ना, इस पर क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। बहुत इजी है, डी मॉर्गन। डी मॉर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि डी मॉर्गन नाम का साइंटिस्ट था, उसने लॉ दिया, अपने नाम पे रख लिया। भाई बताओ, ये भी कोई बात है, दूसरे के नाम पर रखता। तो डी मॉर्गन लॉ क्या होता है समझो, कि जैसे मान लो आपको ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट बता चुका हूं मैं, किसी भी सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के सारे एलिमेंट डिलीट कर दो, जो बच जाएंगे वही आपका कंप्लीमेंट होगा, है कि नहीं बच्चे। तो ए यूनियन बी का अगर मुझे कंप्लीमेंट लेना है ना, डैश का मतलब क्या हो गया, कंप्लीमेंट। तो डिमॉर्गन लॉ ऐसा बोलता है कि ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो होगा, उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस कि बी डैश और जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन कर दो, ए डैश क्या होगा, बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है, अच्छा तो ये तो पाला हो गया। इसका मतलब ये होगा, क्या देखो क्या क्या समझा इस लॉ से, ध्यान से देखना, कि अगर यूनियन है तो वो तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर बी डैश मतलब बी का कंप्लीमेंट, फिर ए का कंप्लीमेंट। तो अगर इंटरसेक्शन होता, तुम खुद समझ सकते हो क्या होगा, कि अब मान लो ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन है और फिर उसका कंप्लीमेंट लेना है, तो क्या करेंगे, हम इस इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देंगे, बस सो इजी। तो क्या हो जाएगा, बी कंप्लीमेंट
यूनियन ए कंप्लीमेंट, है ना। तो इस दोनों फॉर्मूला को ध्यान में रखना, है ना, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट, मतलब सिंपल ऐसे समझो, यूनियन वाला इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और इंटरसेक्शन वाला यूनियन, बस, ठीक है। चलिए, तो डी मॉर्गन लॉ भी हो गया। नेक्स्ट है फिफ्थ। फिफ्थ में आइडेंटिटी लॉ। देखो सब पढ़ा देता हूं, है ना, कुछ भी बचेगा नहीं, है ना। बाकी ये सब उतना कुछ वो नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जैसे इनफिनिटी के मॉडुलस लॉगरिथम ये सब था, ये सब एक एक बार आप अगर दोबारा देखोगे सब दिमाग में आ जाएगा और इजिली आ जाएगा। तो नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ, ठीक है बच्चों। तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास सेट है, मान लो सेट ए है, ठीक है। तो अगर आप उस सेट का यूनियन लोगे नल सेट के साथ, तो वही सेट मिल जाएगा। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो सेट ए है और जो नल सेट है वो आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करता है। मतलब आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये होगा कि ऑपरेशन होने के बाद फिर से वही सेट आ जाना। ए सेट का हम यूनियन ले रहे थे, लेकिन नल सेट का साथ यूनियन लोगे तो सेट ए ही आएगा। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करता है। सिमिलरली इंटरसेक्शन वाला भी एक करता है, कौन, कि अगर मैं बोलूं सेट ए का इंटरसेक्शन लो यूनिवर्सल सेट के साथ, तो क्या मिलेगा आपको, सेट ए ही मिलेगा। तो यहां भी देख रहे हो कि ए सेट का ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन आया रिजल्ट क्या, सेट ए ही आया, मतलब उसकी आइडेंटिटी वही रह गई। तो ये हो गया आइडेंटिटी लॉ। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे, मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा सकता हूँ। लेट सपोज कि सेट ए है आपका 1 2, है ना, चलो दो ही लेते हैं, और यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4, ऐसे, ठीक है। मैं बोला सबसे पहले हम यूनियन वाले को प्रूव करते हैं। तो क्या बोला कि सेट ए का यूनियन लो नल सेट के साथ। तो यूनियन में क्या बोलते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स लिख दो, तो 1 2। नल सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो यही रह जाएगा। अब ये 1 2 क्या है, सेट ए ही है। तो यहां से देख रहे हो, ए यूनियन नल सेट ए ही आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी लॉ को फॉलो कर रहा है। क्लियर। सिमिलरली ये भी करता है, कैसे देखो, आप क्या करो, जो सेट ए है उसका इंटरसेक्शन लो यूनिवर्सल सेट के साथ। तो खुद ऐसे भी सोच सकते थे कि सेट ए के जितने एलिमेंट्स है वो तो यूनिवर्सल सेट में होंगे, तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 है, तो यहाँ भी 1 2 ही आएगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, और 1 2 क्या था, सेट ए ही था। तो यहां से भी ये प्रूव होता है, ठीक है। तो तुम लॉ वगैरह का नाम छोड़ दो, इसमें याद जो ध्यान में रखने वाली चीज क्या है, ये कि हम नल सेट के साथ यूनियन लेंगे किसी सेट का, तो सेट ए ही मिलेगा। अगर हम किसी सेट ए का इंटरसेक्शन लेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो सेट ए ही मिलेगा। अच्छा, एक बच्चा पूछता है कि सर, चलो ये भी लिख लो, लेकिन ये आइडेंटिटी लॉ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे ही मैं बता देता हूं आपको कि अगर ए सेट का यूनियन ले ले हम यूनिवर्सल सेट के साथ, तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। कोई भी बच्चा मैसेज करो फटाफट। अगर हम यूनियन ले ले तो क्या आएगा, यूनियन ही आएगा। यूनियन ही आएगा, वेरी गुड, है ना। हर्षित का भी मैसेज आया, बहुत अच्छा, है ना। तो ये तो यूनियन ही आएगा। तुम यही देखो ना, ये सेट ए सेट यू है, इस दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 ही आएगा। और चलो एक और जान लो कि अगर मैं सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लू नल सेट का, तो क्या रिजल्ट आएगा। अगर इंटरसेक्शन लो तो नल सेट ही आएगा। हाँ, हर्षित था ना, पहले से रेडी था कि सर अब तो यही पूछने वाले हैं, मैं पहले से ही टाइप करके रखता हूँ। गुड वन। चलिए,
ठीक है, तो समझिए गए होंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दो और लॉ बचता है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ, लॉ नंबर 6 है। वो सब, ये सब ना आप पढ़ के भी समझ सकते थे, बट स्टिल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है? कुछ नहीं, कॉम्प्लीमेंट यूज होगा, है कि नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है कि पहला, कि अगर किसी सेट का यूनियन लो उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या आएगा रिजल्ट? बताओ फटाफट, सोच के बताओ क्या आएगा। किसी सेट ए का यूनियन लो उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो तुम ऐसे सोचो ना, सेट ए का मतलब क्या होता है? सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, और उसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट हट जाएंगे जो ए में थे। लेकिन यूनियन का मतलब क्या होता है? सबको कंबाइन कर यूनियन। दो, तो क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। वेरी गुड, है ना, बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर किया। गुड, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, और कुछ नहीं। नेक्स्ट, कि अब इसी चीज को अगर मैं इंटरसेक्शन में बोल दूं कि ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन, अगर मैंने लिया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा? गुड, नल सेट आएगा। अरे ए और ए कॉम्प्लीमेंट फाइव। है ही अलग अलग चीज, है कि नहीं। तो दोनों में क्या होगा? कोई भी कॉमन तो होगा ही नहीं, तो क्या आ जाएगा? नल सेट, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, ये तो मैं बता ही चुका हूं, है ना, दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही कॉम्प्लीमेंट लॉ में ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। चलो एक लास्ट है, फिर हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है सेट्स का वो सीखेंगे। लास्ट वन इज बच्चे कि आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है समझो। गुड, बहुत सारे बच्चे ने आंसर किए थे लास्ट के, तो बहुत अच्छी बात है। आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन ए। कि अगर आप किसी भी सेट ए का उसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा? वही सेट मिल जाएगा। और किसी सेट ए का उसी के साथ यूनियन लो तो वही सेट मिल जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। पता नहीं, तुम वर्ड वगैरह पे मत जाओ, तुम तो बस कंसेप्ट समझो कि इंटरसेक्शन है दो सेट का, खुद से मतलब एक सेट का उसी से इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आएगा। इसमें नया क्या है ना। तो बस ये टॉपिक कवर करने के लिए कुछ नया तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज नाउ जो हम डिस्कस करेंगे इट इज इंपॉर्टेंट, है ना। इसमें वी विल डिस्कस बच्चा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, है ना। इस पर प्रॉब्लम आते हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर हम अभी बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एक तो देखो बुक्स वगैरह में देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके, या फिर लैंग्वेज, है ना, बोलेगा ये याद कर लो, ये समझ लो, है ना। मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, आप लोग बस अब ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं, ठीक है। सारे बच्चे स्क्रीन पर समझेंगे। इसमें क्या है बच्चा कि सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कि दो सेट्स के बीच में, है ना। तो पहला पॉइंट हो जाएगा अपना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू सेट्स, है ना। तो टू सेट्स की अगर मैं बात करूं तो टू सेट्स, दो सेट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सबका मैंने बोला था ना, सबका आंसर है आपका वेन डायग्राम। अब अगर आप ये समझ गए ना तो सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो समझो कि मान लो कि आपके पास है दो सेट, एक सेट है ए, ठीक है,
एक सेट है बी। ध्यान से समझते रहना बस, तो जो भी डाउट होगा अपने आप क्लियर होगा। ये सेट ए है बच्चा, ये सेट है बी, ये रेक्टेंगल है तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, है कि नहीं। अब जब हम दो सेट की बात करते हैं तो ये जो दो सेट है, इस पूरे रीजन को, अगर मैं दो रीजन मतलब जो आपको ये दिख रहा है ना पूरा, इसको कितने पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। हम पार्ट्स वाइज पहले इसको नेमिंग कर ले तो उससे आपको फायदा मिलेगा। अभी कैसे मिलेगा समझो। देखो अपना टारगेट क्या है कि अपने को निकालना है, लाइक अपने से पूछ दे कि जब मैं दो सेट का यूनियन लिया तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, है कि नहीं। जब मैं दो सेट का इंटरसेक्शन लिया तो बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। अगर ये पता है तो हम कैसे निकालेंगे, है कि नहीं। तो ये टारगेट है अपना। पहले तुम्हें एक तो तरीका ये कि डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, लेकिन अगर आप ये समझ जाएंगे ना बच्चे तो आपको फार्मूला कभी भी याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बस कंसेप्ट समझो। देखो तो ये दो सेट है, मैंने मैंने बोला कि ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, इधर जो इधर वाला पोर्शन है, फिर एक ये पोर्शन है, फिर एक ये पोर्शन है ना, तो ऐसे तीन पोर्शन में दोनों सर्कल्स है, और फिर एक बाहर वाला पोर्शन जो यूनिवर्सल सेट का, ठीक है। तो हमने इस सारे पोर्शन को नेमिंग कर दिया। लेट सपोज कि इसमें ए है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन है वो बी है, और जो सिर्फ बी में वो सी है ना। तो ए बी सी में मैंने इसको बांट दिया। ए क्या कि सिर्फ ए में कितने एलिमेंट्स है, तो ए है। दोनों में कॉमन कितना है, तो बी है। और सिर्फ बी में कितने, सी है। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। अच्छा, जो बाहर है इधर आ गया, है ना, तो मान लो कि ये डी है, मतलब जो बाकी यूनिवर्सल सेट में से जो बच गए इधर डी है ना। तो अगर आप डी को नहीं भी लोगे तो चलेगा, इतना वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं। आप इतने समझ जाओ। अब आपसे मैं जो पूछ रहा हूं उसका आंसर दे दो कि इस पूरे डायग्राम को देखकर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए बताओ, पूरे सेट ए का कितने एलिमेंट्स हैं। तो पूरे सेट ए में आप बोलोगे कि टू। सर, हाँ बोलो बच्चे, कुछ पूछ रहे हैं क्या आप। अच्छा अरुण, आपको इस टाइप में आंसर नहीं करना है, मैंने क्या बोला वो टू। अच्छा देखो अरुण का कहना है कि सर एक ये ठीक है, लेकिन मैं नंबर, ये जो ए है ना नंबर को बता रहा है, लाइक ए 4 है, बी 5 है, इस टाइप से। ठीक है, हाँ पारस, पारस ने कैच किया। देखो समझो क्या है, जैसे नहीं समझा कि मान लो यहाँ पर 10 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, तो मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने आएंगे, तो जितने ए और बी को ऐड करने से जितने एलिमेंट्स बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आएंगे। तो इस डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है कि ए प्लस बी इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेट ए में। ठीक है, सिमिलरली सेट बी में कितने होंगे, तो सी और बी, मतलब बी प्लस इतने होंगे। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो बच्चे ए यूनियन बी तो अभी आपको समझाया ही गया था, है कि नहीं। ए यूनियन बी आपको समझाया ही गया था कैसे, है कि नहीं। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट्स जो ए के हैं जो बी के हैं, मतलब ये पूरा यहां से यहां पूरा, ये पूरा होता है union B। मतलब जितना ए होगा प्लस जितना बी होगा प्लस जितना सी होगा, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। हाँ, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, ए प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना। अब जो ऊपर में जो ये दो इक्वेशन आपको दिख रहा है तो उसके टर्म्स में इसको लिखना है। तो एक बार के लिए जब आप इस दोनों को ऐड करोगे, लेट सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी ऐड कर दो, तो क्या आएगा, आपको मिलेगा ए प्लस बी, और ये क्या मिलेगा बच्चे, बी प्लस सी मिलेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए प्लस टू बी होगा, तो मैं टू बी को अलग अलग लिख रहा हूं,
तो पहले तो मैं लिख लिया a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख लिया। फिर ये जो एक्स्ट्रा एक b बचा ना, उसको मैं इधर रखा, ठीक है। ये हो गया a b c, है ना। या फिर तुम ऐसे समझो कि आपके पास 2b आ गए, लेकिन चाहिए था क्या आपको, तो आपको तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए था, है ना। तो ये चाहिए था मुझे, ये एक्स्ट्रा आ गया। जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स b को ऐड करूंगा, तो मुझे a यूनियन b के रेस्पेक्ट में ये b एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर मैं बोल दूं, ध्यान से देखते रहो, कि ये जो है ना a प्लस बी प्लस सी, ये तो क्या है बच्चा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, फिर प्लस ये b, सिर्फ b किसका है, तो a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स है, वो b तक था, ये वाला कॉमन वाला, यही तो b था, हमने इसी को तो b बोला था। तो हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो यहां से मुझे तो ये निकालना था, तो इसको मैं ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, a यूनियन b बराबर a का एलिमेंट प्लस b का एलिमेंट माइनस a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट, है ना। मतलब मैंने आपको पूरी तरह प्रूफ ही कर दिया, है ना। वैसे आप चाहते तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके काम चला लेते, है ना। तो क्या ओवरऑल क्या समझा कि अगर मुझे a यूनियन b चाहिए, तो a का एलिमेंट प्लस b का एलिमेंट और माइनस a इंटरसेक्शन b करेंगे। अब क्यों करेंगे, उसका रीजन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दिया हूं, है कि नहीं। तो तुम देखना, जब भी प्रॉब्लम करेंगे हम कभी भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, विदाउट सिर्फ वेन डायग्राम का यूज कर कर सारे प्रॉब्लम में आपको बता देंगे। आपको भी वैसे ही करना, बहुत इजीली होता है, अभी करेंगे, डोंट वरी। चलिए पहले तो 3 सेट्स के लिए देख लेते हैं और फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो सेकंड पॉइंट्स अभी और समझ में आ जाएगा जब आप 3 सेट के लिए करोगे। तो 4 3 सेट्स, है ना। 3 सेट्स में भी आपको वही बताना है, ठीक है। 3 सेट्स में भी आपको क्या बताना है बच्चे, जैसे यहाँ पर 2 सेट में आपने बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, तो उसी टाइप से 3 सेट अगर होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बता, ठीक है। तो मान लो फिर से वही चीज हम लोग, अगर समझना है तो, नहीं समझना है तो सीधा फॉर्मूला लिखो और काम करो, लेकिन मैं तो ऐसे पढ़ाता हूँ, देयर मस्ट बी एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन आपको समझना चाहिए, सो दैट अगर उसमें कोई चेंजेस आता है तो आप उसको इजीली कर पाओ, है कि नहीं। ये क्या हो गया भाई, चलो। तो ऐसे हैं आपके 3 सेट, ठीक है बच्चों। मान लिया ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, बात को समझते रहना, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इस सेट में कुछ ऐसे ही फिर से, यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, ए और बी में जो कॉमन है वो मान लिया बी है, ठीक है। यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, यहाँ जी है। जी क्या, तीनों में कॉमन है ना। तो मैं पूछूं, यहां से देखते रहो, ए में कितने एलिमेंट्स है, तो देख लो ए के सर्कल में क्या क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, ए के सर्कल में यही 4 है ना, ए बी जी एफ। फिर मैं पूछूं बी में कितने एलिमेंट्स होंगे बच्चे, तो बी में होंगे सी डी जी बी, क्या बोलेंगे, सी प्लस डी प्लस जी प्लस, ये 4 डी में। और सी में कौन कौन है, मतलब कौन कौन नहीं, कितने हैं, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। तो ये तो हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, क्लियर। फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो ये तीनों सर्कल में जितने हैं सबको जोड़ दो, तो क्या हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यही तो होगा। देखो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, अच्छा जी भी है, जी भी आएगा।
तो इतने ही, मतलब मुझे ये निकालने हैं। आपको क्या निकालने हैं? एक ए होना चाहिए, एक बी, एक सी, एक डी, एक ई, एक एफ और एक, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी। ठीक है, लेकिन जब आप इस तीनों को ऐड करोगे इसके रेस्पेक्ट में, तो देखो क्या क्या मिलेगा। ए तो आपको एक ही बार मिलेगा, बी भी आपको एक ही बार मिलेगा, है ना, बी नहीं, बी दो बार मिल जाएगा। ओके, लेट मी सी अगेन। ठीक है, ए एक बार मिलेगा, फिर आपको सी एक बार मिलेगा और ई एक बार मिलेगा, है ना, ये तीनों एक एक बार है। लेकिन जब आप बी को देखो तो बी दो बार आ रहा है। जब ऐड करो, चलो ऐड करते हैं ना, फिर आपको सब पूरा क्लियर हो जाएगा। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी आप करके देखो, क्या इसके बराबर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी के? तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो, जैसे ही आप करोगे तो आपको मिलेगा, तीनों को ऐड करो तो ए एक बार है ना, बी आप देख रहे हो बी प्लस बी दो बार है तो टू बी आएगा, सी भी एक बार है कि नहीं, फिर डी जो है, डी यहां भी है यहां भी दो बार है, टू डी है। ठीक है, फिर आपका ई भी एक ही बार है, एफ दो बार है और जी देखो तीन बार है, यहां भी है यहां भी यहां भी। ठीक, चलिए, तो हमको क्या चाहिए? मुझे तो ए बी सी डी ई एफ जी सब एक एक बार चाहिए था मुझे, लेकिन बी दो बार आ गया, डी भी दो बार आ गया, एफ भी दो बार आ गया। तो आप एक बार इस डायग्राम में देखो, जो डी है, एफ है, जो जो दो दो बार आया है ना, डी एफ और बी, इस तीनों को ध्यान से देखो। तो जो बी है वो ए और बी का इंटरसेक्शन में आता है, डी है बी और सी के इंटरसेक्शन में आता है, एफ है ए और सी के इंटरसेक्शन में आता है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसमें से, है ना, हम माइनस करते जाएंगे। क्या माइनस करेंगे? सबसे पहले तो माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस कर देंगे बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस कर देंगे सी इंटरसेक्शन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए। अब इतना करने के बाद ये चीज क्या बन जाएगा, है ना, तो इसमें से माइनस कर दो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या था? बी और जी दोनों है, तो दोनों माइनस हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन सी में देख लो क्या क्या है, डी और जी दोनों है, तो डी और जी दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर आप ए इंटरसेक्शन सी में देखोगे तो एफ और जी है, तो एफ और जी दोनों माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस करने से एक चीज तो बैलेंस हो गया। क्या? देखो, जो बी दो बार था एक बार यहां माइनस हो गया, जो डी दो बार था वो भी एक बार यहां माइनस हो गया, जो एफ दो बार था वो भी एक बार यहां माइनस हो गया। तो तब आपको अभी तक क्या मिल जाएगा? अगर आप इसको बस सॉल्व करोगे तो अभी आपको मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ मिलेगा, इतना मिलेगा। जी पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम जी था तो यहाँ माइनस जी माइनस जी माइनस डी, 3 बार उसको पूरी तरह कैंसिल कर दिया। तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? कि मुझे तो जी भी तो चाहिए था, ए यूनियन बी यूनियन सी में जी भी तो, जी को भी काउंट करना है। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ इतने फॉर्मूला से अगर काम चलाऊंगा, मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, फिर सबका इंटरसेक्शन माइनस करूंगा, तो एक प्रॉब्लम ये आएगा कि जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है, जी क्या है बच्चे, ये देख रहे हो, तीनों में कॉमन है, ए में भी बी में भी और सी में, वो नहीं मिल पाएगा। तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, मतलब हम इस साइड में ऐड कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इधर जी आ जाएगा और यही चाहिए था। तो इन शॉर्ट ऑफ सारे सबको समराइज करता हूं तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको ये मिलेगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर बच्चे ए का एलिमेंट, बी का एलिमेंट, सी का एलिमेंट, फिर क्या करना है? माइनस दो दो का इंटरसेक्शन करते जाओ, ए और बी का हो गया, बी और सी का हो गया, फिर सी और ए का, और फिर लास्ट में तीनों का इंटरसेक्शन ऐड करना है। ये ध्यान देना, क्योंकि ऐड वाला जी, जो जी था ना आपका पूरी तरह कैंसिल हो रहा था, तो उसको भी तो रखना था, तो एक हम ऐड करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप तुम खुद सोचो, ये फॉर्मूला क्या याद रखेंगे या यूज करेंगे? तो नहीं करेंगे। यूज कर भी सकते हो अगर याद है तो,
हम तो नहीं करेंगे, हम तो सिंपल क्या करने वाले हैं बच्चों, हम वेन डायग्राम के हेल्प से ही सब प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले जो भी टाइम है अभी अपने पास 15-20 मिनट, उसमें फटाफट पहले प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपका सेट्स यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब बस रिलेशन का कंसेप्ट बचता है, तो वो तो मॉर्निंग में मैं करा दूंगा। तो पहले तो प्रैक्टिस करो, है ना। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो मैं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में ही ज्यादा ये यूज होता है, तो हम आपको वर्ड प्रॉब्लम ही टफ होते हैं, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक बार देख लो इसको, है ना, अगर कोई दिक्कत है। बाकी रिकॉर्डिंग आपको चला जाएगा, तो आप फिर से दोबारा वहां पे, है ना, एक बार रिकैप कर लेना। अगर कुछ इशू होता है तो फिर से आप मुझे पूछ सकते हैं, है ना। यू कैन कनेक्ट विथ मी, और कॉल मैसेज जो भी करना है आप पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है, चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले तो चलिए, तो कुछ प्रॉब्लम लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी को, है कि नहीं, आई थिंक दिख ही रहा हो। तो इस प्रॉब्लम में कौन कौन अटेम्प्ट करना है पहले तो उसी को समझ लो, है ना। तो जो मेन मेन प्रॉब्लम है, ये 6 है, 7 है और 8 है, तो पहले तो इसी तीनों को हम लोग अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब तुम देखना कि कैसे विदाउट कैलकुलेशन किए, सिर्फ वेन डायग्राम के हेल्प से हम ये सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं पहले एक करता हूं, फिर दूसरा आपको करना है ना। देखो क्या बोला, फर्स्ट प्रॉब्लम ध्यान से देखो सारे बच्चे। इसमें बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 37 like coffee, 52 like tea, and each person like at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? ठीक है, समझ में आ रहा। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वी विल यूज वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम कहाँ बनाऊंगा, स्पेस ही नहीं था तो यार, चलो यहीं पे बनाता हूँ शॉर्ट में। देखो, तो यहां पर आप देख लो भाई। ठीक है, तो पहले तो कितने सेट की बात हो रही है कि 70 पीपल का ग्रुप है ना। 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, है ना। 37 जो है वो कॉफी को पसंद करता है, 52 जो है वो चाय को पसंद करता है। फिर आगे बोला एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब कि हर एक पर्सन, मतलब 70 में से 70 सारे पर्सन, दोनों में से कोई एक ने एक ड्रिंक पसंद करता ही है। मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखते रहो कि जो आप मान लो कि ये हम सर्कल लिए, कॉफी को लाइक करने वाले थे। देखो कैसे बनाते हैं इसको, समझते रहो। फिर ये सर्कल लिए हम किसको लाइक करने के लिए, टी वाले को लाइक करने के लिए, मतलब जो चाय पसंद करता है। ठीक है, ध्यान से देखो, उसने बोला कि 37 लाइक कॉफी, 37 जो है कॉफी को पसंद करता है। चलिए, 37 कॉफी को पसंद करता है, बढ़िया बात है। 52 जो है चाय को पसंद करता है ना। तो 37 कॉफी को पसंद करता है, 52 चाय को पसंद करता है। और फिर साथ में ये भी बोला कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इसका हिंदी ये हुआ कि कम जितने भी पर्सन है, टोटल कितने पर्सन है, 70। तो ऐसा नहीं 70 में से जो भी 70 के 70 पर्सन है ना, वो कम से कम कॉफी या टी दोनों में से कोई एक तो जरूर लाइक करता है। ऐसा नहीं कि जैसे कोई बोलता है ना, मैं नहीं चाय पीता हूं नहीं कॉफी पीता हूं, तो ऐसा बंदा इसमें नहीं है। उसको चाय या कॉफी कोई एक पीना ही है, कम से कम दोनों पी सकता है। और दोनों वाले का ही तो आंसर आपसे पूछा है। इसमें पूछा है हाउ मेनी पीपुल लाइक बोथ, बोथ मतलब जो दोनों पसंद करता है। तो आप देख लो बच्चे, मतलब कि 37 52, सिर्फ कॉफी वाले 37 हो गए, सिर्फ टी वाले 52 हो गए। और टोटल जो है, मतलब जो कॉफी टी
में पूरा इंक्लूडेड होगा, वो कितने हैं 70, क्योंकि 70 के 70 इस पूरे सर्कल में ही आएंगे, सर्कल से बाहर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि या तो वो कॉफी पसंद करता है या टी पसंद करता है। तो मैंने मान लिया कि जो दोनों पसंद करता है वो एक्स है। ध्यान से देखो, जो दोनों पसंद करता है वो एक्स है बच्चा आपका, ठीक है। तो जो दोनों पसंद करता है अगर वो एक्स है तो इसका मतलब 37 प्लस एक्स प्लस 52 ये किसके बराबर होगा 70 के, क्योंकि 70 के 70 जो पर्सन है वो कॉफी टी में से कोई एक तो पसंद कर ही रहा है। अब यहां से एक्स निकाल लो तो क्या आ जाएगा, इस दोनों का एडिशन उधर ले जाओ तो 70 माइनस इसको ऐड करो भाई। अच्छा 1 सेकेंड, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है, लेट मी चेक, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, इरेजर कहाँ गया, हम लोग थोड़ा सा वो कर लिए, सिर्फ वनली नहीं ने लिखा हुआ है, वनली लिखा रहा था तब हम उस पर काम करते हैं। मिस्टेक कहाँ हो रहा है देखो, मैं समझ गया, समझो। इसने क्या बोला कि 37 जो है कॉफी पसंद करता है, तो उस 37 में ऐसे भी बंदे होंगे जो कॉफी और सिर्फ कॉफी भी पसंद करता है और कॉफी प्लस टी दोनों पसंद करता है, ऐसे भी बंदे होंगे। हाँ, तो आपको हमेशा क्या करना है इस टाइप के प्रॉब्लम में, वेन डायग्राम बनाना है, जितने सेट्स है उतने सेट्स बना दो। जैसे यहाँ कॉफी टी था तो कॉफी टी बनाना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है बच्चे, कि हमेशा कॉमन पार्ट से स्टार्ट करो। तो कॉमन पार्ट इसने नहीं दे रखा, कॉमन मतलब जो दोनों है उसने तो पूछ ही लिया है, तो जो नहीं दे रखा है उसको हम एक्स मान लेंगे। ध्यान से देखो, जो नहीं दे रखा है उसको हम एक्स मान लेंगे। क्लियर? अच्छा, तो एक्स मान लिया बच्चे। फिर उसने बोला कि 37 जो है कॉफी पसंद करता है, तो देखो अब 37 इस पूरे सर्कल में आएगा, ध्यान से देखते रहना। तो 37 अगर पूरे सर्कल में आएगा तो उसमें से तो x तो यहां चला गया, तो बच क्या जाएगा 37 माइनस एक्स। समझ में आया या नहीं? अब ऐड करोगे सबको तो 37 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा है? फिर 52 जो है वो टी पसंद करता है। अब 52 टी पसंद करता है, लेकिन इसमें से सिर्फ टी वाले भी होंगे और टी और कॉफी दोनों होंगे, वो भी तो इसमें काउंट हो गया होगा, क्योंकि वो टी तो पसंद करता ही है। तो 52 अगर चले जाएंगे एक्स में से तो इधर क्या बचेगा 52 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको फाइनल आंसर मिलेगा क्या, कि इस पूरे का जो यूनियन है वो तो 70 के बराबर ही होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि पूरा का पूरा आदमी कुछ ना कुछ पी रहा है। तो क्या आ जाएगा बच्चे 37 माइनस एक्स प्लस एक्स, है कि नहीं, प्लस 52 माइनस एक्स बराबर 70। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर क्या हो जाएगा 37 और 52 को ऐड करो तो 9 और 5 और 3 89 माइनस एक्स बराबर 70। तो एक्स मुझे निकालना है तो 70 को इधर ले आएंगे, तो 89 माइनस 70 मतलब 19। मतलब 19 बंदे ऐसे हैं बच्चे जो कि दोनों पसंद करता है कि नहीं? 19 बंदे ऐसे हैं जो कि दोनों पसंद करता है, मतलब कॉफी भी और टी भी। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे ने आंसर भी किया है, जैसे बिट्टू नॉट यार गुड, है ना, और उसके बाद कंचन का भी है, वेरी गुड। ठीक है, तो आपने क्या देखा इसमें कि हम सिर्फ वेन डायग्राम ही बनाए, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाए, कंसेप्ट है उससे बनाएंगे तो इजिली सॉल्व होगा। अब जैसे देखो आगे बढ़ते हैं। चलो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सेवेंथ में क्या है। इधर तो स्पेस ही नहीं है, चलिए फटाफट करते हैं, टाइम की कमी है। ठीक है, सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कितना विद इन सेकेंड में आप कर लोगे। तो ये आ गया आपका वेन डायग्राम बच्चे, है ना। इसमें सिर्फ बात हो रहा है क्रिकेट और टेनिस की, तो दो बना लेंगे ऐसे, क्रिकेट और टेनिस।
ठीक है, तो क्रिकेट और टेनिस का हमने दो ऐसे बना लिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि हमेशा कॉमन पार्ट से स्टार्ट करो, अगर नहीं दे रखा है तो उसको एक्स मान लेना। तो इसमें तो दे रखा है, इसने बोल दिया ना कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहां पर 10 आ जाएगा, जो बीच वाला पोर्शन है वहां क्या आ जाएगा 10। फिर उसने बोला कि 40 जो है वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो 10 चला जाएगा 40 में, तो इधर क्या बचेगा 30। फिर क्या है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। ठीक है, तो ये दो आपको गिवन है, ध्यान से समझ में आ गया। और कितने ग्रुप का पीपुल है, 65 का। तो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस को कितना पसंद है, मतलब ये पूरा पोर्शन। तो मैंने मान लिया कि जो सिर्फ टेनिस लाइक करता है वो है एक्स, है ना, जो सिर्फ टेनिस लाइक करता है वो एक्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब सिर्फ उसको टेनिस पसंद है, क्रिकेट नहीं, है ना, मतलब सिर्फ आपको एक्स की वैल्यू बतानी। ठीक है, फिर बोल रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस। अब देखो इस दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों क्वेश्चन में देखो। अब बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ भी टेनिस के बारे में पूछा है, यहाँ भी टेनिस, यहाँ पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब सिर्फ टेनिस चाहिए, मतलब सिर्फ ये चाहिए आपको। ठीक है, क्रिकेट नहीं चाहिए, मतलब क्रिकेट वाला माइनस कर देंगे। लेकिन जो दूसरा वाला पोर्शन है वो बोल रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो इसमें ये 10 भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि आपको x की वैल्यू निकालना है, फिर सारा आंसर आ जाएगा। मानते हो या नहीं? तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल है ना। टोटल कितने 65 पीपुल थे, तो अगर मैं यूनियन करूंगा, है ना, तो यूनियन करूंगा तो क्या आ जाएगा 30 + 10 + x, इसकी वैल्यू 65 होगी। तो यहां से x बराबर क्या आ गया 30 और 10 40, 65 में से 40 गया तो 25, मतलब 25 बंदे ऐसे हैं जो कि सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं। ठीक है, तो पहला का आंसर तो 25 हो जाएगा। दूसरे वाले का आंसर क्या होगा कि कितने टेनिस पसंद करते हैं, मतलब उसमें क्रिकेट वाले भी आ जाएंगे जो कॉमन है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा x + 10, मतलब वो हो जाएगा 35। तो 25 और 10 35। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8। तो आपको बस ये शो करने के लिए मैं इतने सारे प्रॉब्लम बता रहा हूं कि आपको कोई फॉर्मूला का कंसेप्ट नहीं रखना है, आप सिर्फ वेन डायग्राम के कंसेप्ट से ही देखो। 8वां क्वेश्चन बोला इन ए कम्युनिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश, 10 स्पीक्स बोथ स्पेनिश फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, है ना। तो कुछ नहीं, ये फ्रेंच हो गया और ये स्पेनिश हो गया, तो ये फ्रेंच हो गया, ये स्पेनिश हो गया। ठीक है, यहाँ क्या पूछा है कि जो जो कमिटी है 50 आदमी बोलता है फ्रेंच, 20 आदमी बोलता है स्पेनिश और 10 आदमी दोनों बोलता है। तो हमने क्या बोला कि जो कॉमन है वहां से स्टार्ट करो 10, फिर 50 आदमी फ्रेंच बोलता है, तो 50 आदमी अगर फ्रेंच बोलता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 में से 10 तो इधर 40 बचेगा। 20 आदमी स्पेनिश बोलता है तो 10 इधर बचेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू, कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहा है, तो मतलब एफ यूनियन एस पूछ रहा है आपसे, है ना। ए यूनियन भी क्या होता है कि कम से कम एक में प्रेजेंट हो, तो यहां भी तो यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज बोलना है, मतलब या तो सिर्फ फ्रेंच बोले या सिर्फ स्पेनिश बोले या दोनों बोले। तो टोटल क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तीनों को सिंपली, तो 40 +
10 प्लस 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 60। क्लियर हुआ? बोलो बच्चे, बोलो। एफ यूनियन एस क्लियर हुआ? है ना? तो इस टाइप के आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, है ना? मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूंगा, है कि नहीं? तो आप कर सकते हैं, है ना? सभी में आपको बस यही सॉरी यही दिमाग लगाते रहना है कि हमारा जो भी होगा कॉमन पार्ट से हमेशा स्टार्ट करेंगे बच्चों, है ना? जो भी कॉमन पार्ट होगा कॉमन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। और जो दूसरा होगा डिक्लेरेशन कम और उसमें 10 रुपए का स्टैम्प लगा, और दोनों में नोटरी करनी है और फादर है कि नहीं? तो चलो एक 3 वाला भी बता देता हूं, मैं देख लेता हूं इसमें कोई 3 सेट वाला क्वेश्चन हो जिसमें 3 चीजों का यूज हो रहा है, जैसे हिंदी इंग्लिश 60 पीपल 20 पीपल पेपर। हाँ, जैसे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका हो गया ये वेन डायग्राम, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इसमें 3 सेट की बातें हो रही है बच्चे, ठीक है? यहाँ बोला इन्हें सर्वे ऑफ 60 पीपल, है ना? 60 पीपल का सर्वे हुआ है। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज पेपर एच, है ना? तो एक तो सेट हो गया एच का। 26 रीड न्यूज पेपर टी, तो दूसरा हो गया टी का, ये हो गया एच, ये हो गया टी। 26 रीड न्यूज पेपर आई, मतलब तीसरा हो गया आई का, मतलब 3 न्यूज पेपर है एच टी आई, ठीक है? फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि 9 रीड बोथ एच एंड आई, है ना? मतलब जो एच और आई दोनों पढ़ता है वो 9 है। 11 रीड बोथ एच एंड टी, मतलब जो एच और टी दोनों पढ़ता है बच्चे वो 11 है। 8 रीड बोथ टी एंड आई, मतलब कि टी एंड आई वाला ये जो 8 है। फिर 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, और 3 जो ऐसा बंदा है ना जो तीनों पढ़ता है, एच भी पढ़ता है, टी भी पढ़ता है और आई भी। तो मैंने क्या बोला था कि हमेशा स्टार्ट करेंगे सबसे कॉमन पार्ट से, तो 3 में है तो 3 में सबसे कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा? एच टी ई, है ना? तो 3 वाला पहले ले लेते हैं, देखते हैं। तो 3 कहाँ होगा? जो तीनों का कॉमन है, तो यहाँ होगा। तो ये 3 हो गया, ये वाला पोर्शन आपका 3 हो गया। फिर एच और आई पढ़ते हैं 9, है ना? जो एच और आई, तो देखो एच और आई कहाँ है? एच और आई यहाँ है, तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो 9 होना चाहिए। तो 9 में से 3 तो चला गया बच्चा, तो यहाँ क्या बचेगा? 6, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा। फिर एच और टी कितने पढ़ते हैं? 11, तो एच और टी देख लो यहाँ है। एच और टी के कॉमन में 11 आना चाहिए, तो 3 तो ऑलरेडी हमने दे रखा है, तो बच कितने गए? 8, तो 8 यहाँ आ जाएंगे। देख रहे हो ना? 8 और 3 11, 6 और 3 9, हाँ सही है। फिर टी और आई में जो है 8 है कॉमन, टी और आई में 8 कॉमन है, 3 तो ऑलरेडी हमने दे रखा है, 5 यहाँ बच जाएंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब फिर धीरे धीरे पहले तो 3 कॉमन वाला लिखा, फिर 2 कॉमन वाला लिखा, अब जो कॉमन नहीं है उसको लिख लेते हैं। तो चलो, एच कितने पढ़ते थे? 25, तो इस पूरे एच वाले सर्कल में 25 पूरा होना चाहिए, लेकिन 25 में से बहुत सारा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। कितना? 8 और 3 11, 11 और 6 17, तो 17 तो ऑलरेडी चला गया, तो बच कितने जाएंगे बच्चा? 8 बच जाएंगे। अरे क्लियर हुआ है या नहीं? एस नो मैसेज करो, नहीं हुआ तो फटाफट बोलो। एकदम इजी है ना? ठीक है। अब अगर तुम इसको फॉर्मूला पे ऐसे बैठाते चलो जाओगे बहुत दिक्कत होगा, ऐसे देख लोगे सीधा देख कर आंसर कर लोगे, ठीक है? फिर देखो 26 जो है वो सिर्फ आपका टी पढ़ता है ना? 26, तो मतलब टी वाला सर्कल में 26 आना चाहिए, है ना? तो ये सब हटाते हैं, है ना?
तो 26 में से देख लो कितने आ गए ऑलरेडी, 8 3 11 5 16, तो 26 में से 16 चला जाएगा, 26 में से 16 चला गया तो बच गए 10, तो इधर 10 हो गए। फिर आई कितने पढ़ते थे, ये भी 26 है, तो ऑलरेडी यहां पर कितना है 5 3 8 14, तो 16 26 में से 14 चला गया, 12 बच जाएंगे, तो इधर 12। चलो अब आंसर करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला पूछा है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर्स, मतलब कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़े, कम से कम एक, मतलब नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई, कम से कम एक, या तो एच पढ़े या टी पढ़े या आई पढ़े। ऐसे कितने बंदे हैं, तो सबको ऐड कर दो, कौन कौन, जो जो नंबर लिखा है सबको, तो क्या क्या है यहां से ऐड करना शुरू करो, 8 + 8 + 10 + 5 + 12 + 6 + 3, तो इतने नंबर्स ऑफ आदमी कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूरी पढ़ेगा। देख लियो कितना इजीली हो गया। अब अगर तुम इसको फॉर्मूला पर निकालते, ये करते वो करते, बहुत कॉम्प्लिकेशन मिलता, उससे अच्छा है कि हम ऐसे दिख गए। दूसरा क्वेश्चन द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली वर्ड का मतलब समझते हो, सिर्फ और सिर्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़े, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाला, मतलब कि या तो सिर्फ वो एच पढ़े, मतलब हिंदुस्तान टाइम पढ़े, या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े, या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, है ना, 3 न्यूज़पेपर मान लो एच टी आई, तो या तो सिर्फ एच पढ़े, तो सिर्फ एच पढ़ने वाले कितने हैं 8 है, तो क्या करेंगे 8 प्लस, सिर्फ टी पढ़ने वाले कितने हैं 10, तो 10, सिर्फ आई पढ़ने वाले कितने बच्चे 12, तो 12, तो आंसर क्या आ गया 12 8 20 और 10 30, तो 30 बंदे ऐसे हैं जो कि एक ही न्यूज़पेपर पढ़ता है, एक से न ज्यादा पढ़ता ना एक से कम, है कि नहीं जी, बताओ। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो। पंकज आपको कोई डाउट है, आवाज ब्रेक हो रही है, म्यूट कर मतलब मैसेज करो। चलिए बच्चों, तो ठीक है, आप लोगों ने समझ गया क्या करना है कि नहीं। तो इस टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको जनरली देखने को मिल सकते थे, जो कि हमने आपको करा दिया प्रैक्टिस में, ठीक है। सिंपली क्या करना है वेन डायग्राम बनाओ, और जो कॉमन पार्ट है ना वहां से स्टार्ट करो, अगर नहीं दे रखा है कॉमन पार्ट तो x मान लो या जो भी मानना है, और फिर स्टार्ट करो बाहर की तरफ, अपने आप सारे आंसर आपको, कोई फॉर्मूला हमने यूज किया क्या, फॉर्मूला तो वैसे मैंने आपको प्रूफ भी कराया, अगर चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन फिर यार कंसेप्ट ज्यादा बेटर है ना, इससे हमको इजीली दिख जाता है, अच्छा यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, ऐड कर लो बस आंसर आ गया, है कि नहीं। चलिए, तो कोई नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अगर एनसीईआरटी बुक है तो एनसीईआरटी बुक्स में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम दे रखे हैं मिसलेनियस में और एक्सरसाइज में भी, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर ले, बाकी आपके स्टडी मटेरियल में भी है कि नहीं। तो क्योंकि आज मैं ऑलरेडी बहुत होमवर्क दे दिया हूं, तो आज इतना ही रखो, है ना, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, फिर आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।